हाय स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन द लेक्चर ऑफ 1D। इस लेक्चर के प्रीवियस वाले जो पार्ट्स हैं वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशंस वो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। अब इस लेक्चर के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं जिसमें हम मोशन इन 1D डिटेल में पढ़ेंगे। तो जहाँ तक मोशन इन 1D का सवाल है, एनडीए में क्वेश्चन हर ईयर ही आता है। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है या कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम में दे देगा तो आपको वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करवाएगा, या जो इक्वेशन होती हैं आपकी मोशन की 3 इक्वेशंस उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी अच्छा क्वेश्चन में पूछा जाता है और अच्छा पोर्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आपको लेते हैं, पहली हेडिंग मोशन। बेसिकली मोशन होती क्या है? तो मोशन कुछ भी नहीं, बस जैसे यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है। सपोज दैट ये पहले यहाँ पर थी, अब ये यहाँ पर आ गई। अब ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग वहीं पर रही, लेकिन ये चीज यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये वाली जो चीज होगी वो मोशन में कही जाएगी। लेकिन अगर सपोज दैट ये वाली चीज एक ट्रेन में रखी है और टी टाइम पर यहाँ पर है और T1 T2 टाइम पर ये यहाँ पर आ गई और ये पूरा कंपार्टमेंट ट्रेन में है, तो क्या हम इस चीज को मोशन में कहेंगे? नहीं, फिर हम इस मोशन को नहीं कहेंगे। इस जो मास एम की कोई भी चीज है इसको मोशन में नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जो सराउंडिंग है, सपोज दैट ये रेल का कंपार्टमेंट है और अगर आप रेल में ट्रेवल कर रहे हैं तो पोजीशन तो आपकी चेंज हो रही है, लेकिन उस जो सराउंडिंग है उसकी भी आपके साथ ही पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं या ट्रेवल करते हैं तो अगर आप बैठे होते हैं तो पोजीशन आपकी चेंज होती है, लेकिन सराउंडिंग की पोजीशन भी आपके साथ चेंज होती है। इसीलिए आप वहां पर आप सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं कहे जाएंगे। ऐसे तो अर्थ जो है हमारी वो रोटेट कर रही है और हम अर्थ के साथ हमेशा ही रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में फिर हम मोशन में नहीं कहलाते, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स भी उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इसीलिए हम चेंज हो रहे हैं। अगर आप खुद चल कर जाएं ट्रेन में कहीं पर, तब आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में मोशन में कहलाएंगे। तो ये चीज हो गई, कब सराउंडिंग लेना है कब नहीं लेना है। तो अगर सराउंडिंग ना हो चेंज और आपकी उसकी पोजीशन चेंज हो रहा है उस एम की या किसी भी चीज की, वो चीज मोशन में कहलाएगी। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल की, ये अब ये जितनी भी डिस्टेंस होगी ये मैं नाप लूंगा और ये डिस्टेंस डी हो जाएगी। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने स्टार्ट हुआ, ये वापस यहीं तक आ गए। अब इसने डी कैचे को डिस्टेंस कितनी तय करी, ये डेटा जितनी भी इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ सपोज दैट ये लेंथ आपकी है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर इसने डिस्टेंस तय करी, या मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट था, ये पहले इनिशियली यहाँ था, फाइनल यहाँ था, तो मैंने डिस्टेंस निकाली इसकी। सपोज दैट डिस्टेंस आपकी आ गई 1 मीटर, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1 मीटर। ये वाली इसकी डिस्टेंस आ गई। अब बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। अब इसके बीच की अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट, तो अगर मैं यही निकालूंगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही आएगी। मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं कैपिटल डी से लिखूं तो वो भी 1 मीटर आएगा। लेकिन सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और ये घूम के यहीं पर अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही दोबारा आ गया। अब मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस ये स्मॉल डी, सपोज दैट ये पूरा रास्ता तय कर गया, ये रास्ता 2 मीटर का था। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से ये चला था और जहां वापस आ गया उसके बीच की मिनिमम दूरी। अब बेटा जहां से ये चला था, जहां पर आ गया, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। अब इनिशियल और फाइनल के बीच जो डिस्टेंस हो गई
वो क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगी और वो 0 होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थ सन के अराउंड रोटेशन सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि वो जहां से भी स्टार्ट होती है वहीं पर फिर आके मिल जाती है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो ये फिक्स पाथ ही होगा उसका, मतलब वो जहां से भी स्टार्ट होगा वहां पर रिटर्न होके उसे आना ही आना है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी वो हमेशा आपकी 0 हो जाएगी। फिर एक और केस लूं, सपोज दैट अगर मैं ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, एक यहाँ पहुंचा, 1 मीटर इसने इधर चला, फिर इसने क्या किया कि 2 मीटर यहाँ चला, फिर इसने क्या किया कि 3 मीटर ये यहाँ चला, A B C D। आपसे अगर पूछे कोई कि डिस्टेंस ऑफ AB कितनी है, आप बोलोगे 1 मीटर। डिस्टेंस ऑफ BC कितनी है, आप बोलोगे 2 मीटर। डिस्टेंस ऑफ AC कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि AB में जो डिस्टेंस मिली और BC की जो डिस्टेंस हुई, AB की 1 मीटर और BC की 2 मीटर, मतलब 3 मीटर आ गई। आपसे कोई पूछे AD की डिस्टेंस कितनी है, तो आप टोटल जोड़ लो। AB में 1 मीटर ने चला, फिर BC में 2 मीटर चला और फिर CD में 3 मीटर चला, मतलब 6 मीटर। ये इसकी डिस्टेंस आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। आपसे पूछे कि AB में डिस्प्लेसमेंट कितना है, AB का डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल आपकी B है, इनिशियल A है, 1 मीटर। फिर अगर आपसे पूछे कि BC का क्या है डिस्प्लेसमेंट, BC का अगर आप देखेंगे तो 2 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि AC का डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, अगर आप इस वाले पॉथ को फॉलो करके आएंगे बेटा 1 मीटर 2 मीटर, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली जो डिस्टेंस आई A और C को डायरेक्ट मिलाने वाली, ये इसका वो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस होगी बेटा ये शॉर्टेस्ट होगी। तो अब सपोज दैट इसकी कोई भी लेंथ आई, मैं लेंथ AC करके मान लेता हूँ, क्योंकि अभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकता, तो बस मैं बता रहा हूँ कि AC ये वाली जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब अगर कोई पूछे कि AD डिस्प्लेसमेंट, AD बताइए, तो बेटा अब 1 2 3 ये नहीं बोलूंगा मैं, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा कम हो गई। A और D के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई LAD, ये आ जाएगी, तो LAD। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी पूछा जाएगा तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखकर उनकी बीच की बस डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो आपका डिस्प्लेसमेंट। और जब भी आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा तो जो भी गिवन डिस्टेंस होगी उनके बीच की दूरी, कैसी भी दूरी हो, आड़ी तिरछी उल्टी सीधी, वो सारी डिस्टेंस में काउंट हो जाएगी। तो आई होप आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका स्पीड। अब यहाँ से बेटा थोड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है और मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें। स्पीड होती क्या है बेसिकली। स्पीड की अगर मैं डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो स्पीड इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, या मैं बोलूं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग दैट डिस्टेंस। अगर सपोज मैं ये A है और ये B है, अब अगर मुझे ये डिस्टेंस T है, D है और ये पूरी डिस्टेंस बेटा वो T टाइम में तय कर रहा है, तो उसकी मैं स्पीड क्या लिखूंगा, जाने की स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट की D अपॉन T, या मैं बोलूँ हिंदी में कि चली गई दूरी अपॉन लिया गया समय। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन होती है। बस आपको दूरी अपॉन समय कर देना, बस ये ध्यान रखना कि जो समय है वो टोटल डिस्टेंस को कवर्ड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बेटा टाइप। दो टाइप की होती है स्पीड, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर A पे गया, B पे गया, C पे गया, मतलब अगर S आपका है D अपॉन T, तो वो हर जगह ही कांस्टेंट रहे। मतलब अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर से यहाँ कोई बाइक जा रही है तो यहाँ भी 40 किलोमीटर पर आवर से जाए, और हर जगह ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी डिस्टेंस जितनी भी गिवन है उसके लिए वो सेम स्पीड रहे, तो हमारी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
या अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो अगर मुझे ये डिस्टेंस दी गई है तो कभी ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, कभी ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, या स्पीड जो है वो आपकी चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो हमारी स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आपका इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब इक्वल डिस्टेंस सपोज दैट डी है, अनइक्वल टाइम हो गया T1 T2 हो गया। अब अगर आप D1 T1 निकालेंगे, D अपॉन T2 निकालेंगे तो B1 और जो B2 की वैल्यू होगी वो अलग आएगी। इसका मतलब जो वेलोसिटी हुई वो डिफर कर गई। इसका मतलब जो हमारी स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे यहाँ पर जैसे बोला जाए कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस डी इक्वल टाइम टी, मतलब हमारी स्पीड बी रही तो यहाँ भी बी ही हो जाएगी। मतलब स्पीड अगर हमारी जहाँ भी सेम हो वो आपकी सेम यूनिफॉर्म, और जहाँ भी अलग हो डिफरेंशिएट हो तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम बोलेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। इससे एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, नॉर्मल जो एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, ए टू बी गया कोई ऑब्जेक्ट सी डी। अब अगर मैं एवरेज स्पीड बोलूं तो आप कॉमन से सेंस यूज करके बताना कि बी ए बी एवरेज स्पीड बोलूं तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस ए बी अपॉन जो भी टोटल डिस्टेंस में लिया गया टाइम होगा वही आपका एवरेज स्पीड होगी। हालांकि यहाँ पर एसी के लिए सपोज कोई आपकी बाइक थी वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, और यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। अब कोई आपसे पूछे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, यहाँ 60 से यहाँ 40 यहाँ 50, तो आप कैसे निकालेंगे कॉमन सेंस वाली बात से, ये 60 है वो ये 40 हो गई, 60 हो गई प्लस 50 हो गई अपॉन 3, ये बेटा आ जाएगा 150 अपॉन 3 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज का मतलब ये है कि एवरेज जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो लगभग 50 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस ट्रेवल है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। एनडीए के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बस टोटल से सारी कहानी एवरेज की चलती है। तो अगर मैं पहला एक केस लेना चाहूँ, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। इफ इन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड D2। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये D आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करता है B1 स्पीड से एंड अनदर D स्पीड ट्रेवल करता है B2 स्पीड से, तो इसकी आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज बी एवरेज में लिखूं आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड D प्लस D, यही तो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा। फिर टोटल टाइम टेकन, अगर टाइम की बात करूं तो बेटा B1 में क्या आएगा, D अपॉन T1, यही तो आएगा। तो सपोज दैट अगर मेरा इसमें T1 इसने टाइम लिया, इसमें T2 टाइम लिया, तो मेरा टोटल टाइम T1 अपॉन T2 हो गया, मतलब 2D अपॉन T1 की जगह अब मैं कैसे रिप्लेस करूंगा, अब टाइम तो मुझे कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब मुझे स्पीड और डिस्टेंस ही दी है, तो मैं टाइम को स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्म से रिप्लेस कर दूंगा। तो जैसे D T1, अगर मैं T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, D अपॉन B1। इसी तरह से यहाँ भी क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो D अपॉन B2, ये मेरा फाइनल जाएगा। D में ऊपर नीचे कॉमन ले लूंगा, मेरा आ जाएगा B अपॉन B1 प्लस B अपॉन B2। ये आपका B एवरेज की फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और अगर मैं मॉडिफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, B एवरेज, आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो B1 प्लस B2 आ जाएगा, और ऊपर B1 प्लस B1 इंटू B2 ऊपर आ जाएगा, B1 प्लस B2 ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये आपका फॉर्मूला आया। या अगर आप सोचें कि 3 बार 3 इक्वल डिस्टेंस उसने ली, तो 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, 3 अपॉन 1 अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन B2 प्लस 1 अपॉन B3। मैं बोलूँ बेटा n डिस्टेंस उसने n इक्वल डिस्टेंस करी, तो n 1 अपॉन B1 प्लस 1 अपॉन B2 एंड n 1 अपॉन Bn। तो ये बेटा जनरल फॉर्मूला आ गया। आप 2 या 3 का ध्यान रखें, 2 या 3 डिस्टेंस तक ही वो पूछता है, और निकालने का ध्यान भी रखने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको निकालने का पैटर्न मालूम होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस ये बेटा इसकी फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो केस है, अब मैंने ये वाला केस आप इम्पोर्टेंट था, इफ इन ऑब्जेक्ट कवर्स फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस विद ए स्पीड। बेटा मैं सिर्फ आपको मेथड बताऊंगा और ये जो डेरिवेशन है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बोला कि पहली फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, मतलब 1/3 में बांट लेता हूँ डिस्टेंस, ये आप मान के चलिए 1/3 डिस्टेंस है विद ए स्पीड, ए से स्पीड से उसने करी, अदर 1/3 विद वी स्पीड, लास्ट 1/3 विद सी स्पीड। ये आपको बोला हुआ है एवरेज स्पीड। अब बेटा एवरेज स्पीड मैं कैसे फाइंड करता हूँ? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बेटा क्या होगी? d3 ये, d3 ये एंड d3 ये। टोटल टाइम इसमें t1 लिया, इसमें t2 लिया, इसमें t3 लिया, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। अब t को मुझे रिप्लेस करना होगा क्योंकि मुझे जो स्पीड है a v या जो आपकी डिस्टेंस है वो ही दी हुई है। तो t1 को मैं क्या लिख दूंगा? ये आपका d हो जाएगा। t1 को अगर लिखना होगा मैं बेटा स्पीड a है, स्पीड गिवन फर्स्ट 1/3 विद स्पीड ऑफ a एंड स्पीड इक्वल्स टू d/3 अपॉन t1। तो t1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? d/3 अपॉन a। तो ये मैं अब इसे d/3 ये लिख लूंगा, दूसरे को इसी तरह d/3 भी आ जाएगी, तीसरी d/3c आ जाएगी। तो बस अब तो मैं फाइनल इसे सॉल्व कर लूंगा। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 3 में यहाँ से बाहर से कॉमन ले लूंगा और a b c आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, प्लस ये आ जाएगा a b प्लस b c प्लस c a। मतलब ये वाली आपका फॉर्मूला आ गया। अब आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टोटल डिस्टेंस ऊपर रख देनी है और जो टोटल टाइम है बस उसको डिस्टेंस में रिप्लेस करके, क्योंकि हमें डिस्टेंस और वेलोसिटी ही गिवन होगी क्वेश्चन में, तो उसमें रख के आपको फाइंड कर लेनी है। ये बेटा हुई एवरेज स्पीड की बात। अगर 3 एवरेज स्पीड दी हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक और टाइप है सॉल्व करने का, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमने ए बी और सी, अभी तक हमने बात करी कि टोटल स्पीड कितनी है d/t, भाई d डिस्टेंस करी ट्रेवल और t। फिर हमने क्या बात करी कि एवरेज स्पीड निकाल लो, भाई एवरेज स्पीड कितनी है, कि अब यहाँ पर कुछ स्पीड है, यहाँ पर कुछ स्पीड है, तो हम एक एवरेज निकालें। और अगर हमें कोई ट्रेन को भेजना हो तो हम एवरेज निकाल के हम निकाल सकते हैं कि एवरेज 1 घंटा 2 घंटा इतना टाइम तो इस ट्रेन को जाने में लगेगा। अब होती है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की जरूरत वहां होती है जहां आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। सपोज दैट सैटेलाइट लॉन्चिंग। अब अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग आपको पता है 11.2 किलोमीटर पर आवर से भेजी जाती है। अब अगर इसमें 1 सेकेंड के लिए भी आपकी स्पीड कम हुई या ज्यादा हुई तो वो जो सैटेलाइट है वो बेटा ऑर्बिट से बाहर भी आ सकता है, या कुछ भी उसमें जो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उनसे कुछ भी चेंज कर सकता है। तो ये आपकी जरूरत होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब जैसे इंस्टेंटेनियस वर्ड ही बता रहा है कि इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट जो होती है वो स्पीड। तो स्पीड क्या बोलते हैं हम इसको? इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और वो जब टाइम हो वो लगभग डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो, मतलब वो जो टाइम हो वो लगभग आपका 0 की तरफ टेंड्स करता हो। सपोज दैट अगर मुझे स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब तो मैं t1 पे निकालूं, t2 पे मुझे टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो मैं ये निकाल सकता हूं। अगर मुझे बेटा दी है s इक्वल्स टू t प्लस 1, अब बेटा यहाँ पर t डिफर कर जाएगा। अगर मैं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालूं तो आपकी जो डिस्टेंस क्या आएगी, ये डिस्टेंस आपको t के फॉर्म में दी हुई है 2 मीटर। अगर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकालूं तो डिस्टेंस 3 मीटर। अब जो भी हमारा प्रैक्टिकल सिस्टम होगा उसमें एक्चुअल में t के रिस्पेक्ट में ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। अब आपको अगर आप यहाँ देखिए तो हर एक सेकेंड के लिए अलग आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इस पर डिस्टेंस अलग है तो टाइम अलग है, फिर इस पर अलग, फिर इस पर अलग, तो किसी भी इंस्टेंट के लिए आप यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अब जर्नल हमने डिस्टेंस तो लिख दिया कि भाई
t+1, लेकिन जर्नल हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? या तो हम ऐसा करें कि भी हर t के लिए अलग रखें, फिर हर s की लिस्ट बनाएं और फिर उन्हें डिवाइड करते चलें, और जितने जहां भी है बहुत लेंदी डाटा हो जाए, तो वो सारी प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या क्या आ गया? अब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम बहुत जीरो, मतलब नेग्लेजेबल टाइम है, मतलब किसी फिक्स टाइम पर इसे बोल देते हैं ds/dt। अब ये डेल्टा एस से डेल्टा टी से ये कैसे हो जाता है? ये मैथमेटिकल अप्रोच है जो हम मैथ्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना होता है ds/dt। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड ds/dt आप निकाल लेंगे, ये t के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं तो ds/dt, ये आपके dt/dt प्लस इसका क्या हो जाएगा बेटा 0। ये बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई, ये आपकी आ गई 1। तो अब ds/dt वाली जो स्पीड है हम उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज दैट s आपको दिया होता है t² और आपको पूछी गई होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए। बहुत इजी है, ds/dt इक्वल्स टू 2t। अब बेटा ये स्पीड देखिए, ये स्पीड अब नॉर्मल स्पीड नहीं है जो हमने डिस्कस करी थी। अब ये स्पीड मैं t की वैल्यू चेंज करके हर वैल्यू के लिए अलग डिफाइन कर सकता हूँ। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड, अगर सपोज यूनिट 2 मीटर पर सेकेंड है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे क्या होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे क्या होगी? 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर इंस्टेंट पर जो स्पीड की वैल्यू आ रही है वो चेंज हो रही है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसी तरह जैसे भी हमने स्पीड डिफाइन करी थी, ये इसके बाद हम चलेंगे वेलोसिटी पर। तो चलिए नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा कुछ नहीं, बस आपने जहां पर हम डिस्टेंस मैंने पढ़ाई थी आपको कि दो पॉइंट्स के बीच कवर्ड डिस्टेंस होती है, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस सेम उसी तरह से इसे हम स्पीड बोल देते हैं। अगर दो पॉइंट्स को बीच हम डिस्प्लेसमेंट लें और टाइम को डिवाइड कर दें तो उसे हम बोल देते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ट्रेवल्ड। अब बस जहां जहां डिस्प्लेसमेंट आपका डिफर करेगा वहीं वहीं आपका वेलोसिटी डिफर कर जाएगी। सपोज दैट अब मैं अगर पूरे सर्कुलर पाथ की बात करूं, कोई ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाता है और यहाँ चला जाता है, सपोज दैट ये 4 मीटर का पाथ है और 2 मिनट में जो तय कर लेता है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई? 4 मिनट का पाथ है, d/2 मिनट में वो तय कर लेता है। तो 4 मीटर का पाथ है, 2 मिनट में तय कर लेता है, तो 2 मीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड होगी। अगर अब मैं बोलूं बेटा वेलोसिटी क्या होगी, अब वेलोसिटी के लिए मुझे क्या निकालना होगा? डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या? अब सर्कुलर पाथ है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पोजीशन से फिर फाइनल पे आया होगा, मतलब आपका जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस 0 अपॉन जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन 2 मिनट ही रहेगा, इसका मतलब 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, या मैं बोलूं कि वेलोसिटी इसकी 0। तो बाकी सारी कहानी वेलोसिटी में सेम चलती है एज ए स्पीड, जैसे मैंने स्पीड के लिए डिटेल में डिस्कस किया था। बस जहां भी डिस्टेंस होती है वहां इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, जैसे वो मैंने डिफरेंशिएट करा है। तो जैसे स्पीड में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी, सेम इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे अगर जो वेलोसिटी का किसी भी टाइम पर चेंज नहीं हो रहा है, सेम कांस्टेंट चल रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यूनिट दोनों की सेम ही रहेंगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑल्दो 0 हो सकता है, लेकिन जो मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट वो भी लेंथ ही होगी, वो भी मीटर होगी। तो आप यूनिट से देखकर नहीं बता सकते कि डिस्प्लेसमेंट है या वो है, लेकिन ये जो स्पीड होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे हमने स्केलर और वेक्टर वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके साथ आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, सेम जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस जो आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बस यही अंतर और डिस्प्लेसमेंट का अंतर है। फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? जब आपकी जो स्पीड की वैल्यू है किसी फिक्स इंटरवल के लिए चेंज होती है, तो उसे हम बेटा बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, ये फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एवरेज वेलोसिटी से पहले एवरेज डिस्टेंस, आपको एवरेज स्पीड क्या पढ़ाई थी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। बस यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और बाकी सारी चीजें सेम रहती है। वही अगर मैं आपको बोलूं कि
वैसे तो एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर मैं पूछूं तो फिर ये d/2 ये कोई v1 वेलोसिटी से फाइंड करता है, ट्रेवल करता है, ये v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। तो अभी तो अगर आप निकालेंगे, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल ही है तो फिर इसका सेम ही आ जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें ये इक्वल ही है। बस डिफर कहाँ करता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आपका डिस्टेंस, जहां पर वो कर्व हो और जहां पर आपको सीधा पाथ ना फॉलो किया गया हो डिस्टेंस के द्वारा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका डिफर कर जाएगा। तो अगर ये d/2 ऐसा है तो ये सही है। लेकिन अगर मैं इसी को, ये एवरेज स्पीड आ गई या मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी, अब इस केस में क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम ही आएगी। अगर मैं बोलूं कि पहले एक मेरा ऑब्जेक्ट था जिसने d/2 यहाँ ट्रेवल करी v1 स्पीड से, फिर दूसरी v/2 करी ये v2 स्पीड से। अब इसकी एवरेज स्पीड, आप एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल d/2 अपॉन d/2, ये अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम के लिए फिर v1 इक्वल्स टू d/2 अपॉन t1, ये हो जाएगा t1। मैं t1 की जगह क्या लिख लूंगा, d/2 अपॉन v1 प्लस d/2 अपॉन v2, फिर d/2 को मैं d लिख दूंगा, और ये वाला जो 2v1 प्लस d अपॉन 2v2, मतलब ये d से d कैंसिल हो जाएगा और 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसका मतलब एवरेज स्पीड इस केस में भी और इस केस में भी सेम आई, मतलब वो चीज तो सेम आनी ही थी, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस नथिंग बट द टोटल पाथ ट्रेवल्ड। ये यहाँ से यहाँ तक इसने पाथ ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक पाथ ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड हमारी ये आ गई। लेकिन अब इस केस में एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा चेंज हो जाएगा। अब d/2 है, d/2 सपोज दैट ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लूंगा। d/2 मैं कॉमन ले लूंगा, ये आ जाएगा √2, यानी d अपॉन √2। बेटा मेरा वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट dy√2 अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर कहानी ये हो जाएगी कि आपको टोटल टाइम निकालना है। अब टोटल जो टाइम होगा वो तो बेटा टाइम तो उतना ही लेना चाहे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट का तो अंदर कर दिया, लेकिन हमारा एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो तो इस पथ को फॉलो करता हुआ गया है ना, तो जो टाइम होगा वो तो इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। अगर इस पथ को फॉलो करते हुए लगेगा होता तो टाइम अलग होता, अगर वो वाला टाइम दिया होता तो वो वाला हम टाइम रखते हैं, क्योंकि इस पथ को फॉलो करता हुआ। लेकिन फिलहाल हमारा ऑब्जेक्ट इस पथ को फॉलो करता हुआ गया है, इसीलिए हमारी स्पीड ये है, तो हमारा जो टाइम होगा वो इसी की तरह रखा जाएगा। t1 इक्वल्स टू d1, जो v1 इसने ट्रेवल की d/2 में, तो ये रख देते हैं 2v1 अपॉन d2v2। मतलब अगर आप ये वाला सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन √2, तो ये √2 आ जाएगा √2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बेटा ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। √2 का मल्टीपल का डिफरेंस पड़ गया, मतलब स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ आपके डिस्प्लेसमेंट के कारण ही आ रहा है। तो जब भी आपको वेलोसिटी हो तब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि जो स्पीड उसमें डिस्टेंस है या आपका डिस्प्लेसमेंट उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इसी जैसे हमने स्पीड के लिए डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से वेलोसिटी भी होती है dr अपॉन dt। आप डिफ्रेंशिएट कर दें उसे t के रिस्पेक्ट में, तो वो हर इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी आ जाएगी। सेम उसी तरह से बेटा एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैं कितनी रेट से जा रहा हूँ, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल दूं तो मैं उसको बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड आप इसकी यूनिट निकाल ही सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी डायमेंशन से। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ये वाली चीज भी यहाँ एक जरूरी है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो भी बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, इसका मतलब क्या है,
एक्सल डिस्प्लेसमेंट भी है जो आपका, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपकी बेटा, ट्रेवल्ड, ये सपोज दैट ये आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो ट्रेवल करेगा ही। तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन की मेजरमेंट है। अगर कभी जो फाइनल पोजीशन है वो कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाएगा। वो जब हम एग्जांपल्स देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर के और मस्ट डू वाले, उनमें मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि उस तरह के मैं एग्जाम्पल जो होंगे वो क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो उस फॉर्मेट में समझाना आपको ज्यादा इजी रहेगा। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका डाउनवर्ड है या एक्सेलरेशन आपका कम हो रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन 2। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मैं बोल सकता हूँ v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल, मतलब अगर a है और b है, मतलब फाइनल जो पॉइंट है उस पर वेलोसिटी ज्यादा हो गई। अब उस पर वेलोसिटी ज्यादा हो गई और इनिशियली वेलोसिटी कम थी, तो इसका एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, अगर मैं टाइम का ग्राफ बढ़ाऊं तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ आया, मतलब स्पीड लगातार बढ़ती रही, तो ये आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन बेटा नेगेटिव कब होगा, जब v फाइनल इज लेस देन v इनिशियल, मतलब वेलोसिटी पहले थी 40 किलोमीटर पर आवर, फिर रह गई आपकी 20 किलोमीटर पर आवर घटते घटते, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो बस v फाइनल v इनिशियल आपकी डेफिनेशन दी जाती है, तो जब भी फाइनल स्पीड ज्यादा होती है तो वो आपका पॉजिटिव होता है, जब इनिशियल स्पीड ज्यादा होती है तो निगेटिव होता है। अच्छा, ये वाली चीज आपको क्वेश्चन में खुद ही समझ आ जाएगी कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है, क्योंकि जो स्पीड होंगी वो इसी के अकॉर्डिंग दी गई होंगी। अब नेक्स्ट बेटा देखते हैं, जिसे हमने वेलोसिटी के लिए डिस्कस किया था, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस सिंपल होता है, इंस्टेंटेनियस में आप क्या करते हैं, dv अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करते थे, ds अपॉन dt, मतलब सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, ये वाला जो चीज है वो। अब जो डेफिनेशन है वो भी सेम है कि हर किसी इंस्टेंट पर हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकें, तो उसको ही हम एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब आपका है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्योंकि एक्सेलरेशन अल्टीमेटली था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो अब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चलेगी चीजें, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ये आपकी एक्सेलरेशन होगा, तो लेट अस सपोज ये आपकी कोई डिस्टेंस है और ये t1 टाइम इसने लिया, और यहाँ पर ये b1 डिस्टेंस से b1 स्पीड वेलोसिटी से ट्रैवल किया t1 टाइम, ये वाली जो डिस्टेंस है ये t2 टाइम में v2 से ट्रैवल की, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, v2 अपॉन b1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। तो जब भी एक्सेलरेशन लिखें तब आप चेंज इन वेलोसिटी लिखें और चेंज इन टाइम, तो एवरेज एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए, एवरेज एक्सेलरेशन की जगह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो पूछ सकता है। फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम, अगर हर जगह आपका जो एक्सेलरेशन सेम, जो हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए देखा था कि अगर हर जगह आपकी स्पीड या वेलोसिटी सेम है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी तरीके से अगर हर डिस्टेंस के लिए, हर टाइम ट्रेवल्ड के लिए आपकी चेंज इन वेलोसिटी सेम है, सेम टाइम ट्रेवल्ड के लिए चेंज इन वेलोसिटी सेम है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म। और अगर आपका सेम टाइम ट्रेवल्ड के लिए जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी है वो अलग अलग आ रहा है, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। या मैं और सही से करूं कि आपका जो टोटल डिस्टेंस है उसमें अगर एक ही एक्सेलरेशन चल रहा है तो आपका यूनिफॉर्म, और अगर एक्सेलरेशन कहीं भी चेंज हो रहा है या बदल रहा है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें हमने डिस्कस किए बेसिक टर्म्स आपके 1D मोशन में क्या होंगे। नेक्स्ट हम जो लेक्चर लेंगे उसमें आपको 1D मोशन हम देखेंगे, 1D मोशन की इक्वेशंस क्या है और उसके ग्राफ्स क्या है।